हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में सहलग्नता की परिभाषा बताई थी कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन में एक साथ अगली पीढ़ी में जाने की प्रवृत्ति होती है। इसे हम सहलग्नता कहते हैं और ऐसे जीन सहलग्न जीन कहलाते हैं तथा ये जीन जिन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं वो लक्षण सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं सहलग्नता के सिद्धांत। तो सटन तथा बावेरी ने इस पर अनेक कार्य किए हैं। सटन नाम के वैज्ञानिक ने जब ड्रासोफिला पर सहलग्नता संबंधी अनेक प्रयोग किए और बाद में मॉर्गन ने 1910 में सहलग्नता का सिद्धांत दिया। तो सहलग्नता का सिद्धांत क्या कहेगा? जिस तरह से आपने देखा कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन अगली पीढ़ी में एक साथ जाते हैं, तो आखिर वो एक साथ क्यों जाते हैं, इसे हम इस सिद्धांत से समझते हैं। आपस में सहलग्नता प्रदर्शित करने वाले जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और इस बात से बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपस में सहलग्नता प्रदर्शित करने वाले जीन एक ही गुणसूत्र पर हैं तो वो अगली पीढ़ी में एक साथ जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरा, गुणसूत्र पर स्थित जीन रैखिक क्रम में लगे होते हैं, अर्थात कोई गुणसूत्र है तो उसके बाद जीन एक के बाद एक रेखा या रैखिक क्रम में लगे होते हैं। सहलग्न जीन अगली पीढ़ी में साथ में ही जाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, इसलिए वो अगली पीढ़ी में साथ में ही जाना चाहते हैं, जिससे पैतृक गुणों का संयोजन पीढ़ियों में बना रहे। जैसा कि आपने देखा होगा कि माता पिता के अनेक लक्षण उनकी संतानों में पहुंचते हैं, तो पर कभी कभी कुछ नए संयोजन या नए लक्षण भी दिखाई देते हैं। उनका क्या कारण है? तो उनका कारण होता है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। जब क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है तो एक साथ जाने की जो प्रवृत्ति है, उसका जो संयोजन है वह टूट जाता है, अर्थात सहलग्न जीन अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सहलग्नता या जीन विनिमय क्या है इसके बारे में बताऊंगी। हम देखें कि सहलग्नता या जीन विनिमय क्या है। तो जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब कोई दो समजात गुणसूत्र एक दूसरे के साथ जोड़ा बनाते हैं और अर्धसूत्री विभाजन के समय जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं तो एक गुणसूत्र का कुछ टुकड़ा दूसरे को और दूसरे गुणसूत्र का कुछ टुकड़ा पहले को मिल जाता है। इसे क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर कब होती है? क्रॉसिंग ओवर केवल अर्धसूत्री विभाजन के समय होती है। अर्धसूत्री विभाजन में जब समजात गुणसूत्र जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा बनाने के बाद जब वो अलग होते हैं तो एक गुणसूत्र का कुछ हिस्सा दूसरे को और दूसरे का कुछ हिस्सा पहले को मिल जाता है, और ऐसी अवस्था में क्रॉसिंग ओवर के कारण सहलग्नता के सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर आता है। मतलब सहलग्न गुणसूत्र या जीन एक साथ अगली पीढ़ी में नहीं पहुंच पाते। इसी को हम यहाँ पर चित्र से देख सकते हैं। इस डायग्राम में मान लीजिए ये ए और बी दोनों एक दूसरे के समजात गुणसूत्र हैं। ए गुणसूत्र और बी गुणसूत्र जब जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बनाने के बाद जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो कुछ बिंदुओं पर जुड़े रहते हैं। वो बिंदु काइज़मेटा कहलाते हैं, और जब वो उस बिंदु पर से भी दूर हटते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये ए गुणसूत्र को इतना टुकड़ा ये बी गुणसूत्र का मिल गया, और इसी तरह से ये जो पिंक कलर का बी गुणसूत्र है, इस बी गुणसूत्र को कुछ हिस्सा ए गुणसूत्र का मिल गया।
तो यहाँ आपने देखा होगा ये जो बी गुणसूत्र है उसको इतना टुकड़ा ए गुणसूत्र का मिल गया। तो क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय क्या है? जीन विनिमय वह क्रिया है जिसमें दो समजात गुणसूत्र अगर जोड़ा बनाते हैं और जब एक दूसरे से अलग हटते हैं तो एक गुणसूत्र को कुछ हिस्सा दूसरे का और दूसरे गुणसूत्र को कुछ हिस्सा पहले का मिल जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर के समय बस ऐसा हो सकता है कि संलग्न जीन एक दूसरे से अलग हो जाएं, और या फिर बाकी समय में तो सहलग्नता के बारे में आपने क्या पढ़ा कि प्रत्येक गुणसूत्र पर स्थित जीन एक साथ ही अगली पीढ़ी में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। चौथा पॉइंट है सहलग्न जीन के बीच पाए जाने वाला बल उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात उनके बीच की दूरी बढ़ने से सहलग्नता बल कम हो जाता है और दूरी कम होने से सहलग्नता बल बढ़ जाता है। अर्थात इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सहलग्न जीन हैं अगर वो एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं तो वो अगली पीढ़ी में साथ में ही जाते हैं, और अगर वो एक गुणसूत्र पर ज़्यादा दूर स्थित होते हैं तो उनके अलग होने की संभावना होती है। और अलग होने की संभावना क्यों होती है? जैसा कि अभी मैंने बताया था, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के कारण, क्योंकि जब समजात गुणसूत्र जोड़ा बनाकर और एक दूसरे से अलग होते हैं तो कभी कभी एक गुणसूत्र का टुकड़ा दूसरे को और दूसरे का टुकड़ा पहले को मिल जाता है। तो इस कारण कहा गया है कि अगर सहलग्न जीन के बीच की दूरी कम है तो सहलग्नता का बल ज़्यादा होगा, और अगर दूर के बीच की दूरी ज़्यादा है तो सहलग्नता का बल कम होगा। अब हम देखें सहलग्नता के प्रकार। सहलग्नता दो प्रकार की होती है। पहली होती है पूर्ण सहलग्नता और दूसरी होती है अपूर्ण सहलग्नता। तो सबसे पहले हम समझते हैं पूर्ण सहलग्नता, यानी जब किसी गुणसूत्र पर स्थित जीन अगली पीढ़ी में साथ में ही जाएं तो वो पूर्ण सहलग्नता कहलाएगी, और जब उनके अलग होने की संभावना हो या वो अलग हो जाते हैं तो उसे हम अपूर्ण सहलग्नता के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पे अपने प्रयोग किए और उन्होंने सहलग्नता को समझाने के लिए ये जो प्रयोग यहाँ पर हम देखेंगे ये पूर्ण सहलग्नता को समझाने का प्रयास है जो कि ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के ऊपर किया गया। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर जो है वह एक मक्खी है या उसको हम फ्रूट फ्लाई भी कह सकते हैं। तो इस मक्खी में क्या देखा गया? देखिए, इस मक्खी के दो रूप लिए गए। पहली मक्खियाँ जो थीं जो कि ग्रे यानी भूरे कलर की थीं और उनके पंख वेस्टिजियल विंग्स थे यानी अवशेषी पंख थे। ऐसी मक्खियों का क्रॉस जब ब्लैक यानी मक्खियों का कलर काला हो और उनके पंख लंबे हों इनके साथ कराया गया। तो यहाँ पर जो ग्रे कलर है ये प्रभावी है, इसलिए इसके लिए कैपिटल वी लिया गया। ग्रे कलर जो है वो ब्लैक पर प्रभावी है, तो यहाँ पर ग्रे के लिए कैपिटल वी लिया गया है। भूरे रंग के लिए कैपिटल बी लिया है और भूरा रंग क्या है? प्रभावी। और इसी तरह से पंखों का अवशेषी होना और लंबा होना, तो इन दोनों में से पंखों का लंबा होना ये प्रभावी लक्षण है, इसलिए इसके लिए कैपिटल वी लिया गया है। तो यहाँ हम देखें कि ग्रे और वेस्टिजियल विंग वाली मक्खियाँ जिनके पास जीन कौन से थे? कैपिटल वी बी स्मॉल वी भी। इसी तरह से ब्लैक और लॉन्ग विंग्स वाली मक्खियाँ जिनके पास जीन थे स्मॉल बी बी और कैपिटल वी भी। जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी कैसे प्राप्त होगी? पहले इसके भी युग्मक बनेंगे, इसके भी युग्मक बनेंगे। मान लीजिए इस वाले युग्मक ने इस वाले युग्मक के साथ संयोग किया तो नए संयोजन क्या बनेंगे? कैपिटल बी भी और यहाँ से स्मॉल बी भी।
अब चूंकि कैपिटल बी है और कैपिटल बी यानी भूरा रंग प्रभावी है, तो जो मक्खियाँ बनी उनका कलर कैसा था? ग्रे था। और दूसरी चीज़, इसके पास कैपिटल वी भी है और कैपिटल वी जो है वो लंबे विंग्स के लिए है। तो जो मक्खियाँ बनी F1 पीढ़ी में वो सभी ग्रे और लॉन्ग विंग्स वाली थी, यानी भूरे रंग की और लंबे पंख वाली मक्खियाँ थीं। यानी F1 पीढ़ी में ही आप देखो सहलग्नता प्रदर्शित हो रही है। भूरे के साथ नहीं, यहाँ पर तो युग्मक बने थे इसलिए ये ग्रे के साथ लॉन्ग विंग्स आ गए। अब जब इस F1 पीढ़ी का टेस्ट क्रॉस किया गया, टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण हमेशा अप्रभावी के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो ग्रे और लॉन्ग विंग वाली जो हाइब्रिड मक्खी जो F1 जनरेशन में प्राप्त हुई है, इसके मेल लिए गए और फिर अप्रभावी फीमेल ली गई। ये अप्रभावी जो है वो फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम ये संकेत लेते हैं और मेल के लिए ये संकेत। तो ग्रे और लॉन्ग विंग्स वाली F1 जनरेशन का क्रॉस जब टेस्ट क्रॉस कराया गया, तो टेस्ट क्रॉस हमेशा अप्रभावी के साथ होता है। तो ये अप्रभावी जो थी, जिसके पास ब्लैक विंग्स थे और ब्लैक कलर था और अवशेषी पंख थे। ये स्मॉल बी किसके लिए है? काले रंग के लिए। और स्मॉल भी किसके लिए है? ये अवशेषी पंखों के लिए। तो जब इसके साथ टेस्ट क्रॉस कराया गया तो इन दोनों के क्रॉस के बाद दो प्रकार की जनरेशन ही बनी या दो प्रकार के जीव बने। जबकि अगर हम मेंडल का लॉ पढ़ रहे होते तो वहाँ पर हम देखते थे कि 4 प्रकार के जीव बनते थे। यहाँ पर जो 2 प्रकार के जीव बने उसमें से 50% जीव पूरे के पूरे पहले पेरेंट के जैसे थे और 50% जीव पूरे दूसरे पेरेंट के जैसे थे। कैसे थे? यहाँ देखें कि F1 पीढ़ी, ये टेस्ट क्रॉस के बाद जो पीढ़ी बनी उसमें 50% ग्रे और वेस्टिजियल विंग्स वाले थे। ग्रे और वेस्टिजियल विंग्स वाले 50% और ब्लैक और लॉन्ग विंग्स वाले 50%। यानी सहलग्नता में हमने क्या पढ़ा था कि किसी एक गुणसूत्र पर पास पास स्थित जीन अगली पीढ़ी में साथ में ही जाते हैं और इसी कारण यहाँ पर ग्रे के साथ यानी भूरे रंग के साथ अवशेषी पंख होना 50% में दिखाई दिया और ब्लैक कलर के साथ लंबे पंख होना 50% में दिखाई दिया। तो ये मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर में इस प्रयोग के द्वारा पूर्ण सहलग्नता को सिद्ध किया था। तो ये ड्रोसोफिला में आपने पूर्ण सहलग्नता देखी और पूर्ण सहलग्नता के कारण ही यहाँ आपने जो रिजल्ट देखा वो 50% पहले पेरेंट के जैसे और 50% दूसरे पेरेंट के जैसे हैं। इनमें कोई भी नए संयोजन नहीं आए। अब हम इसके बाद देखेंगे अपूर्ण सहलग्नता का उदाहरण। तो इस तरह से हमने ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलग्नता देखी और अपूर्ण सहलग्नता को हम मक्के के पौधे में देख सकते हैं। मक्के के पौधे में अपूर्ण सहलग्नता के कारण F2 पीढ़ी में 4 प्रकार की संतानें प्राप्त होती हैं। 2 प्रकार की संतानें तो ऐसी हैं जो कि पहले और दूसरे पेरेंट के जैसी हैं और नए संयोजन जो हैं वो केवल बहुत कम % प्राप्त होते हैं, अर्थात वह अपूर्ण सहलग्नता को सिद्ध करते हैं। तो आइए देखें अपूर्ण सहलग्नता क्या है। अपूर्ण सहलग्नता के उदाहरण को हम इस विधि से समझ सकते हैं, जैसे मक्के में कलर्ड और फुल यानी रंगीन और भरे बीज वाले मक्के के पौधे के फूलों का क्रॉस जब कलरलेस और श्रंकन अर्थात रंगहीन और सिकुड़े बीज वाले फूलों के पौधे से कराया जाता है। तो इन दोनों में जब क्रॉस होता है तो यहाँ पर आप इनके जीन की संरचना देख रहे हैं, गुणसूत्रों की। तो यहाँ देख रहे हैं कि कलर्ड और फुल वाले के पास, चूंकि ये प्रभावी लक्षण है, कलर्ड और फुल यानी रंगीन और भरे हुए बीज होना प्रभावी लक्षण है, तो यहाँ पर कैपिटल CC और कैपिटल SS लिया गया है। और रंगहीन और सिकुड़े हुए बीज के लिए ये दोनों अप्रभावी लक्षण है, इसलिए स्मॉल CC और स्मॉल SS लिया गया है।
इनमें युग्मक बनेंगे और युग्मक बनने के बाद F1 जनरेशन बनेगी। तो F1 जनरेशन में कैसे पौधे बनेंगे? रंगीन और भरे हुए बीज वाले। क्यों? क्योंकि ये पहला पेरेंट जो था वो रंगीन और भरे हुए बीज वाला था और दूसरा पेरेंट रंगहीन और सिकुड़े बीज वाला, और ये प्रभावी लक्षण है। तो F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण आते हैं। अब लेकिन हम जब इसकी F2 पीढ़ी देखेंगे तो हमें अपूर्ण सहलग्नता समझ में आएगी। अब इनकी F2 पीढ़ी होते समय ये युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे? पहले युग्मक ये कैपिटल C और कैपिटल S वाले, दूसरे युग्मक ये स्मॉल c और स्मॉल s वाले। लेकिन हमने अभी आपको क्रॉसिंग ओवर भी पढ़ाया है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? दो समजात गुणसूत्र जोड़ा बनाते हैं और जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो एक का टुकड़ा दूसरे को और दूसरे का टुकड़ा पहले को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो चार युग्मक कितने प्रकार के बने। ये पहला युग्मक ये बन गया, ये दूसरा युग्मक ये बन गया, ये तीसरा युग्मक कैसे बना? क्रॉसिंग ओवर के कारण, इसलिए कैपिटल C वाले हिस्से के साथ स्मॉल s वाला हिस्सा आ गया। और ये चौथा युग्मक जो है इसमें स्मॉल c वाले गुणसूत्र के साथ ये कैपिटल S वाला भाग आ गया। तो क्रॉसिंग ओवर के कारण चार प्रकार के संयोजन बन सकते हैं और ये आगे अपूर्ण सहलग्नता को दर्शाएंगे। और अपूर्ण सहलग्नता कब हो सकती है? जब एक ही गुणसूत्र पर ये जीन एक दूसरे से दूर दूर स्थित हों, तभी सहलग्नता जो है वो उसका बल कम हो जाता है। अब ये जो चार प्रकार के युग्मक बन गए हैं, अब हम इनका क्या करा कर देखेंगे? टेस्ट क्रॉस। और आपको मालूम है टेस्ट क्रॉस हमेशा अप्रभावी के साथ होता है, यानी ये जो F1 जनरेशन है इस F1 जनरेशन का अप्रभावी के साथ क्रॉस ही टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो इस F1 जनरेशन में ये चार प्रकार के युग्मक बने, 1, 2, 3 और 4। और ये जो अप्रभावी है इसका तो एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा क्योंकि दोनों के पास स्मॉल c s है। तो इस युग्मक का यहाँ से किसी भी युग्मक से संयोजन हो तो उसका क्या रिजल्ट होगा? आइए देखें। अगर इस पहले वाले युग्मक का संयोग इस युग्मक के साथ होगा तो आप देख लीजिए क्या लिखा है, कैपिटल C कैपिटल S ये, और ये यहाँ से स्मॉल c स्मॉल s, यानी ये एक प्रकार के पौधे बन गए। ये पौधे कैसे होंगे? क्योंकि कैपिटल C और कैपिटल S है, इसका ये मतलब है कि ये मक्के के पौधे जो होंगे वो उनके जो बीज हैं वो रंगीन और भरे हुए होंगे, क्योंकि कैपिटल C और कैपिटल S रंगीन और भरे हुए बीज के लिए है। इसी तरह से ये जो दूसरा संयोजन बना है यहाँ पर इस वाले युग्मक और इस वाले युग्मक का संयोग हुआ है, तो ये सेकंड युग्मक और इस युग्मक के संयोग से स्मॉल c स्मॉल s स्मॉल c स्मॉल s, यानी ये पूरे के पूरे पौधे कैसे बनेंगे? सब अक्षर यहाँ पर क्या है? स्मॉल वाले हैं, तो ये दूसरे पेरेंट के जैसे रंगहीन सिकुड़े बीज वाले बनेंगे। तो ये दो प्रकार के जो पौधे बने हैं ये कितने प्रतिशत बन रहे हैं? 96.4%। ये 96.4% जो बन रहे हैं इसमें से ये पहले पेरेंट के जैसे थे और ये दूसरे पेरेंट के जैसे। इसका मतलब यहीं पर प्रूफ हो गया कि सहलग्नता को ये दर्शा रहे हैं और सहलग्नता के कारण ही 96.4% पौधे अपने दोनों पेरेंट के जैसे बने हैं। लेकिन 3.6% नए संयोजन भी आ गए और ये नए संयोजन जो हैं ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। अर्थात मक्के में अपूर्ण प्रभाविता हम देख सकते हैं। मक्के में अपूर्ण प्रभाविता के कारण बहुत कम परसेंट में भले बने हों पर नए संयोजन जरूर बने हैं। ये नए संयोजन क्या हैं? इस वाले युग्मक और इस युग्मक के संयोजन से कैपिटल C स्मॉल s स्मॉल c स्मॉल s। तो ये कैसे होंगे? जब कैपिटल C है माने रंगीन तो होंगे बीज, लेकिन वो रंगीन के अलावा सिकुड़े बीज होंगे। तो ये रंगीन के साथ सिकुड़ापन आना और फिर इस तरफ ये वाले युग्मक में और इसके संयोग से ये स्मॉल c कैपिटल S स्मॉल c स्मॉल s, यानी ये कैसे होंगे? दोनों स्मॉल c हैं यानी रंगहीन होंगे। स्मॉल c माने रंगहीन बीज होंगे और एक s कैपिटल है तो बीज कैसे होंगे? यहाँ पे
स्मॉल सी के कारण रंगहीन और एक स्मॉल एस जो है वो सिकुड़े बीज के लिए है और कैपिटल एस जो है वो भरे हुए बीज के लिए है। तो अगर एक भी कैपिटल एस है माने बीज कैसे होंगे, भरे हुए। तो ये 4 संयोजन को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इन्हीं को हमने स्पष्ट करने के लिए यहाँ लिख दिया है। सबसे पहला संयोजन, पहले संयोजन में रंगीन और भरे हुए बीज वाले पौधे बने थे और दूसरा रंगहीन और सिकुड़े बीज वाले। तो ये पहले पेरेंट के जैसे और ये दूसरे पेरेंट के जैसे, इन दोनों का संयोग 96.4 पौधे पैतृक संयोजन में रहने की कोशिश करते हैं। पैतृक संयोजन माने पहले पेरेंट के जैसे और दूसरे पेरेंट के जैसे जो हैं वो 96.4% बने और नए संयोजन कितने आए, केवल 3.6%। तो ये 3.6% नए संयोजन जो हैं वो अपूर्ण सहलग्नता को सिद्ध कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो सी और एस जो जीन थे वो गुणसूत्र पर थोड़े दूर दूर स्थित थे और दूर स्थित होने के कारण ही जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो उनके अलग होने की संभावना हुई। ये देखिए क्रॉसिंग ओवर में कैपिटल सी के साथ स्मॉल एस आ गया है और स्मॉल सी के साथ कैपिटल एस आ गया है और इस क्रॉसिंग ओवर के कारण ही नए संयोजन 3.6% बने हैं और ये मक्का में अपूर्ण सहलग्नता को सिद्ध कर रहे हैं। तो सहलग्नता के कारण जीवों में एक समान लक्षण अगली पीढ़ी में साथ में जाते हैं और कभी कभी क्रॉसिंग ओवर के कारण नए संयोजन बन सकते हैं। और क्रॉसिंग ओवर के कारण नए संयोजन कब बनेंगे, अगर किसी गुणसूत्र पर स्थित जीन पास पास स्थित होते हैं तो उनका सहलग्नता का बल ज़्यादा होता है और अगर वो दूर दूर स्थित होते हैं गुणसूत्र पर जीन तो उनकी सहलग्नता का बल कम होता है। तो इस तरह से मक्के के उदाहरण से हमने देखा कि मक्के में अपूर्ण सहलग्नता पाई जाती है। पहले और दूसरे पेरेंट के समान तो 96 पौधे बनते हैं और नए संयोजन केवल 3.6% बनते हैं जो अपूर्ण सहलग्नता को सिद्ध करते हैं।